नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप सभी का एक बार फिर से एडवांस क्लास द लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है दिव्यांगता से संबंधित कि विकलांगता कितनी प्रकार की है, कौन-कौन सी विकलांगता है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या है, पहले नंबर पे समझने में व बोलने में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं, उनको किसी बात को कहने में दिक्कत महसूस होती है, किसी बात को बताने में कठिनाई होती है। वो अपने मन की बात सामान्य बच्चे की अपेक्षा आसानी से, जितनी आसानी से सामान्य बच्चा कह लेता है, उतनी आसानी से ये बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने में दिक्कत होती है, या किसी बात को बताने में भी यह बच्चे डरते हैं। उन्हें मानसिक मंद कहा जाता है, जो समझ नहीं पाते हैं और कह नहीं पाते हैं। चलिए आगे दूसरे नंबर पे आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या है कि किसी कार्य पर ये बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक उस पर टिक नहीं पाते हैं, और ध्यान केंद्रित करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, आप जैसे इन बच्चों से अगर बात करते हैं तो बात करने में भी इनको कठिनाई होती है कि आपसे नज़र मिलाकर आपकी तरफ फेस करके बात करने में दिक्कत होती है। आप पीछे की तरफ देखेंगे या नीचे देखेंगे, ऐसे बात करेंगे आपसे, और यह बच्चे गुमसुम रहते हैं। ये अपने आप में ही अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सेरेब्रल पॉल्सी, जिसे आप पोलियो या नर्व इंजरी भी कह सकते हैं। ऐसे में पोलियो ग्रसित जो बच्चे होते हैं, इनके पैर या हाथ में दिक्कत होती है, हाथ कमज़ोर हो जाता है, पैर कमज़ोर हो जाता है, उनमें जकड़न आ जाती है। वो एक प्रकार से जैसे टाइट हो जाते हैं हाथ पैर, वो चल नहीं पाते हैं उनसे, या हाथ से किसी कार्य को कर नहीं पाते। जब हाथ या पैर उनका चलना बंद हो जाता है या काम करना बंद हो जाता है, तो वो पोलियो का रूप दे दिया जाता है, और इसी कारण इनको विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। ये 21 विकलांगता हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कौन कौन सी विकलांगता है। आगे आता है मानसिक रोगी। मानसिक रोगी में क्या क्या है, चलो देखते हैं। अस्वाभाविक व्यवहार, इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, मतलब जैसे सामान्य बच्चे करते हैं उस तरीके का व्यवहार नहीं होगा, उससे एकदम अलग होगा। दूसरे नंबर पे खुद से बातें करना। आप देखिएगा, जो मानसिक रूप से बीमार होगा बच्चा, वो अपने आप में ही बात करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। आप बड़े को भी देख सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं, ये कोई भी एज हो। भ्रमजाल, मति भ्रम, व्यसन मतलब नशे का आदि, किसी चीज़ की जैसे आदत, लत पड़ जाती है, जिसे हम लोग लत बोलते हैं, लत पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है। ये किसी से डरना या भय, और गुमसुम रहना, ये भी या तो गुमसुम रहेंगे, अधिक बोलेंगे, या इनको डर लगेगा, है ना। ऐसा इनके साथ जो दिक्कत होती है वो मानसिक रोगी कहलाते हैं। ये डरते भी बहुत ज़्यादा हैं, इनको आप अगर डांट दोगे तो ये डर भी जाएंगे बहुत जल्दी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आता है श्रवण बाधित, हेयरिंग इम्पायरमेंट। इसमें क्या है कि जो बच्चे कान से सुनने में जिसको दिक्कत होती है, वह बच्चे आते हैं। इनमें क्या है, आप बहरापन, है ना, जिसे बहरापन कहते हैं। ये क्या, कि बहरापन का मतलब क्या हुआ कि ऊंचा सुनेंगे, कम सुनेंगे, वही हुआ बहरापन। कि हम जैसे नॉर्मली तरीके से सुन लेते हैं किसी बात को, ये बच्चे वैसे नहीं सुन पाते हैं, तो इनके लिए श्रवण यंत्र होता है, मतलब कान में लगाने वाला यंत्र दिया जाता है, उससे इनकी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अगर दिक्कतें नहीं दूर हो पाती हैं, फिर इनकी विकलांगताएं अधिक गंभीर रूप ले लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मूक निःशक्ता, स्पीच से संबंधित है, मतलब मुंह जो बोल नहीं पाते उनके बारे में कहा जा रहा है। 6 नंबर पे आता है जो बोल नहीं पाते, इनको बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग बोलना, जिसे अन्य लोग समझ
नहीं पाते, मतलब अन्य लोग नहीं समझ पाते। मैं आपको बताऊं, जो स्पेशल D.Ed या V.Ed SC से करते हैं, इसमें HI की बात कर रहा है, तो HI से जो B.Ed और D.Ed करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, वो लोग एक अलग लैंग्वेज सीखते हैं जिसे बोलते हैं साइन लैंग्वेज। ठीक है, वो हाथ के माध्यम से पूरी बातें एक दूसरे से की जाती हैं। वही है मूक निःशक्ता, जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनके बारे में कहा गया है। हम आते हैं 7वें नंबर पे, क्या है? दृष्टिबाधित, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब ही है कि हम उनको कहेंगे जो देख नहीं पाते। यहाँ आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा है, देखने में कठिनाई, जिसे देखने में दिक्कत महसूस होता हो, वो ब्लाइंडनेस में आएंगे। मतलब बिल्कुल ना दिखता हो, पूर्ण दृष्टिहीन, उन्हें ही ब्लाइंडनेस कहेंगे, जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखता है। और यह अधिकतर जन्म से ऐसी बीमारी होती है, या जन्म से 5 साल की तक की अवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद तो वो एक अलग स्टेज होता है जिसमें वो धीरे धीरे ऐसी बीमारी अपना रूप लेती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8वें नंबर पे आते हैं, अल्प दृष्टिबाधित। अल्प दृष्टि, लो विज़न। इसमें क्या होता है? लो विज़न मतलब जिसका विज़न लो हो, कम हो, है ना, जिसको मतलब कम दिखाई देता हो, दिखाई देता हो पर कम दिखाई देता हो, उनको कहते हैं लो विज़न। इनमें क्या है? कम दिखना। 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में भी आपको 60, आप 60 के नहीं हैं, उससे पहले ही आपको देखने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और या किसी रंग को पहचान नहीं पा रहे हैं, रंग में विभेद करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो वो लो विज़न की कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी जांच जो है स्नेलन चार्ट से किया जाता है, जिसका आविष्कार हरमन स्नेलन ने किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सब के बारे में अगर आप चाहेंगे तो एक वीडियो और बनाएंगे, आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। 9 नंबर पे आता है चलन, निःशक्ता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हाथ या पैर अथवा दोनों की निःशक्तता। हाथ हाथ या तो खराब होगा या पैर खराब होगा, इनमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा, जिसे आप लकवा भी नाम से जानते होंगे, हाथ पैर कट जाना। लोकोमोटर मतलब आपको चलने में या किसी कार्य को करने में अगर समस्या उत्पन्न होती है, तो आप चलन निःशक्तता की कैटेगरी में वो रखा जाता है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है। फिर आते हैं हम आगे 10 नंबर। 10 नंबर पे है हमारा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग है जिसे आप लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। इनमें क्या है कि हाथ या पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, टेढ़ी मेढ़ी, और उनमें एक अलग तरह का ही दिखता है, जैसे एक धब्बा टाइप में, वाइट या अलग ही उसका रंग रहता है, अलग ही कलर रहता है ना। देखिए क्या लिखा है कि हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति, टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे। वही मैं बात कर रहा था, हाथ या पैर या उंगलियां शून्य हो जाना, मतलब वो काम ना करना, ऐसी स्थिति अगर है, वो उनको कुष्ठ रोगी कहा जाता है। फिर आगे आता है बौनापन। बौनापन जिसे हम लोग गांव की लैंग्वेज में हम लोग जानते होंगे, जिसे नाटा कहते हैं, वो नाटा है, बौना है। उन्हें बौने को भी पहले इनको विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा गया था, अब इनको विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या इससे कम अगर इनकी हाइट है, तो इनको विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। और 147 सेंटीमीटर हो या इससे भी कम हो, तो यह विकलांगता की मतलब दिव्यांगता की श्रेणी में आएंगे। बौनापन पहले ये नहीं था विकलांगता में, अब इनको शामिल कर लिया गया है। वैसे एक और आता है आपके सामने 12 नंबर पे,
तेजाब हमला, इनको भी पहले दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं रखा गया था, अब इनको भी रख लिया गया है। इनमें क्या है कि किसी पर एसिड अटैक हुआ हो, तेजाब हमला पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, उनको अब दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। हाथ, पैर, शरीर के किसी भी अंग पर, देखिए क्या लिखा है, शरीर के अंग, हाथ, पैर, आँख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना। मतलब आपके शरीर में कहीं भी, किसी भी पूरे बॉडी में कहीं भी अगर तेजाब से हमला किया गया है और वह उसका नुकसान हुआ है, क्षति हुई है उस अंग की, तो आप उसे विकलांगता की श्रेणी में कह सकते हैं कि वह दिव्यांगता, इसको भी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। 13 नंबर पे है मांसपेशी दुर्विकार। मांसपेशी दुर्विकार, इनमें क्या है, मांसपेशियों का विकास ना हो पाना। क्या? मांसपेशियों का विकास ना हो पाना, यह मांसपेशी विकार है। मांसपेशियों में कमजोरी एवं विकृति, हाँ, मतलब मांसपेशियों में कमजोरी, अरे जब विकास नहीं होगा मांसपेशियों में तो कमजोरी तो आएगी ही आएगी, विकृति तो है ही है ना। अगर विकृति नहीं होती तो मांसपेशियों का सामान्य रूप, जैसे सब सामान्य दिखते हैं वैसे ही होते। चलिए आगे बढ़ेंगे 14 नंबर पे। 14 नंबर पे आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है इसमें कि बोलने में, सुनने में, लिखने में, है ना, लेखन या साधारण जोड़, गुणा, भाग में या आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई जो उत्पन्न होती है, जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, इनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। मतलब लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना, जो सीखने में इनको दिक्कत या बाधाएं उत्पन्न होती हैं अधिक रूप से, जटिल रूप से, वह डिसेबिलिटी का रूप ले लेती हैं। सीखने में दिक्कत होती है तो वह एक विकार उत्पन्न हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बौद्धिक निःशक्तता। बौद्धिक निःशक्तता जो दिमाग से थोड़ा कम, आप जिसको कहते हैं। देखते हैं क्या है, सीखने में समस्या या समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, किसी चीज़ में अंतर ना कर पाना, इनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी इनकी यही होती है, किसी चीज़ में अंतर नहीं कर पाते हैं ये बच्चे। ऐसे प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में एवं अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई, किससे कैसा व्यवहार करना है, यह इनमें बहुत जटिल रूप है कि किसके साथ कैसा हमें व्यवहार करना, ये समझ नहीं पाते। वही एक विकलांगता का रूप दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर पे आएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 16 नंबर पे है, इसमें क्या है कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। मतलब आप एक प्रकार से इसमें पूरी बॉडी की बात की गई है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जाती है तो आप किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। ठीक है, आपका दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना चाहिए, तो भी आप डिसेबिलिटी ही है। तो वही कहा, इसमें पूरी बॉडी को लिया गया है कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में समन्वय में परेशानी, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से दिव्यांगता को कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर पे आएंगे। 17 नंबर पे हम देखते हैं क्या है, पार्किंस रोग। पार्किंस रोग, इनमें क्या, हाथ एवं पाँव या मांसपेशियों में जकड़न रहती है। ये एक स्टेज इसकी होती है, उस स्टेज में दिक्कत इनमें होती है। तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाइयाँ, इनमें दिक्कत होती है।
यह एक स्टेज के बाद बहुत जटिल रूप लेती है। आप चाहेंगे इन सब के बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा और भी आपको अच्छी जानकारी दूंगा, आपको और भी हेल्प मिलता रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा 18 नंबर पे हीमोफीलिया, जिसे अधिक रक्तस्राव कहते हैं। हीमोफीलिया चोट लगने पर ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे मानसिक रूप से बीमार बच्चे होते हैं, वो भी चोट के कारण जन्म से, मतलब कम उम्र में अगर चोट लगती है उनमें भी दिक्कत होती है। दृष्टिबाधित होते हैं उनमें भी ऐसे ही कम उम्र में चोट लगती है तो होती है। वैसे ये भी बीमारी है कि चोट लगने पर हीमोफीलिया बीमारी अपना रूप लेती है, जिनमें चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव या रक्त बहना बंद न होना। अगर चोट लगती है, रक्त नहीं बंद होता है या रक्त का स्राव अधिक होता है, वह बहुत जटिल रूप से फिर आगे की एज में प्रभावित होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर पे आता है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में खून में हीमोग्लोबिन, ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन की विकृति पाई जाती है, कमी पाई जाती है ना। हीमोग्लोबिन से ही हमारे शरीर में ये ऊर्जा जो होती है, इन्हीं के कारण हम तंदुरुस्त और एकदम फुर्त रहते हैं, इन्हीं के कारण। या अगला है कि खून मात्रा कम होना। अगर खून कम रहेगा, रक्त की कमी रहती है तो एकदम कमजोरी सी महसूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर पे रिकल सेल्स डिजीज। इनमें है खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता जिसे कहते हैं, रक्त अल्पता या आप इसको खून की कमी कह सकते हैं। खून की कमी से शरीर के अंग एवं अवयव खराब होना। अरे, खून की कमी के कारण इन ह्यूमन बॉडी में किसी भी प्रकार की दिक्कतें या समस्या उत्पन्न हो सकती है, विकार उत्पन्न हो सकता है। इससे क्या कि आप किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करेंगे, बैठे रहेंगे तो जकड़न भी हो सकती है। किसी पार्ट या बॉडी में अधिक पानी का इकट्ठा होना, मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो वो सब दिक्कत कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 21 नंबर पे है बहुनिःशक्तता। लास्ट है हमारा। इनमें 2 या 2 से अधिक निःशक्तता से ग्रसित बच्चे को बहुविकलांगता के नाम से जाना जाता है। जैसे चलने में भी दिक्कत हो, बोलने में भी दिक्कत हो, बोलना सुनना, दिखने में भी दिक्कत हो, तो मल्टीपल इनको कहते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये हमारी हुई 21 दिव्यांगता। आपको हमने स्टेप बाय स्टेप बताया, और आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक